अच्छा, और पैसे कौन देगा? तेरा बाप? ओहो, पर वो मेरे पैसे देने स्वर्ग से आएगा क्या? और तेरी माँ? वो भी तो नहीं है। तो बता, कौन देगा पैसे? मैं दूंगी लाला जी, कल ही दे दूंगी। बस आप अभी थोड़ा सा दूध दे दो। अच्छा, चल देखता हूँ तू कल कहाँ से पैसे लाकर देती है। इसके बाद दुकानदार लाला ने शालू को थोड़ा सा दूध दे दिया। शालू झट से अपने घर गई और दूध को गर्म करके अपनी बहन को पिलाने लगी। भूख से बिलख रही बच्ची दूध पीते ही खेलने लगी और फिर इसका मतलब अब मुझे पहले से ही दूध तैयार रखना होगा, है ना गुड़िया? ये है शालू, जिसने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और इसके बाद अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी शालू पर ही आ गई, जिसे निभाने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, देखो तो मैं अपनी गुड़िया के लिए क्या लेकर आई हूँ, एक खिलौना। चल अब हम दोनों इससे खेलेंगे। शालू ने घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दिया था। वो गांव का सबसे अमीर परिवार था और एक बड़ी हवेली में रहता था। शालू को वहां से जो भी पैसे मिलते उसी से वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। उस हवेली में शालू दिल लगाकर काम करती थी। उस हवेली की मालकिन एक बुढ़िया थी जिसका नाम अवंती था। वो शालू के काम से खुश थी। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन, शालू शालू कहाँ गई? जी बड़ी मालकिन, मैं यही हूँ। बताइए आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आज काफी खाना बच गया है, तो जाते वक्त ले जाना, ठीक है? जी बड़ी मालकिन, पर वो खाना तो छोटे साहब जी के दोस्तों के लिए बनवाया था ना? हाँ, जतिन के दोस्तों के लिए बनवाया था, पर वो सारे बदमाश हैं, पहले ही शहर से पिज्जा वगैरह खाकर आ गए थे। अच्छा ठीक है बड़ी मालकिन, मैं चलती हूँ। उस दिन शालू अपने साथ ढेर सारा खाना लेकर घर गई और फिर उसके घर पहुँचते ही, क्या दीदी कितनी देर कर दी, चलो आओ जल्दी से खाना बनाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गुड़िया, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज मालकिन ने ढेर सारा खाना दिया है। ये देख, ये बासमती चावल, ये कढ़ी, शाही पनीर और ये देख बैंगन का भरता भी है। अरे वाह दीदी, पर ये सब क्यों? कोई दावत थी क्या वहाँ? वो छोटे साहब है ना जतिन, वो शहर से आने वाले थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये खाना उन्हीं सब के लिए बना था, पर उन लोगों ने खाना खाया ही नहीं, सो बड़ी मालकिन ने वो खाना मुझे दे दिया। अच्छा, तो छोटे साहब शहर में रहते हैं? हाँ, पर सुना है वो कुछ बदमाश किस्म के हैं, उसके चक्कर में कई बार हवेली में पुलिस भी आ चुकी है। खैर, हमें क्या करना है, तू तो शाही पनीर खा और खुश रहे। उस दिन गुड़िया और शालू ने भरपेट खाना खाया और फिर वो दोनों सो गए। फिर अगले दिन, शालू आज जरा तहखाने की सफाई करनी है, तू जरा मेरे साथ चल। ठीक है मालकिन, आप रुकिए, मैं पहले सीढ़ियों की सफाई कर देती हूँ। अवंती के घर के नीचे एक तहखाना था जहाँ कई संदूक रखे हुए थे। अवंती वक्त वक्त पर शालू से उनकी सफाई करवाती रहती थी। उस दिन भी शालू ने तहखाने में झाड़ू लगाई और संदूकों पर कपड़ा मारकर उन्हें चमकाने लगी। तभी अवंती ने उससे कहा, शालू आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या बड़ी मालकिन? तूने इतने साल मुझ अकेली बुढ़िया की इतनी सेवा की, देख वो जो संदूक है ना, वो लाल वाला, जरा उसे खोल। ये ले चाबी। शालू ने जैसे ही वो संदूक खोला वो हैरान रह गई। उसके अंदर एक गुलाबी रंग का बड़ा सुंदर लहंगा रखा हुआ था। अरे वाह बड़ी मालकिन, ये लहंगा तो बड़ा सुंदर है। हाँ, ये बड़ा खास लहंगा है, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी माँ ने मुझे ला कर दिया था और अब मैं ये तुझे देना चाहती हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये एक जादुई लहंगा है, हालांकि मुझे तो इसमें कभी कोई जादू दिखाई नहीं दिया, बाकी तुझे दिख जाए तो बताना। जादू का तो पता नहीं, पर इस लहंगे की चमक वाकई कुछ अलग है। अब शुक्रिया मालकिन। अब एक काम कर, जल्दी से इसे पहन कर तो दिखा। अवंती की बात सुनकर शालिनी तहखाने के दूसरे हिस्से में गई और उसने वो लहंगा पहन लिया। उस गुलाबी लहंगे में शालू बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो शीशे में खुद को निहारी रही थी कि तभी उसे अवंती की चीख सुनाई दी। शालू फौरन भागकर अवंती के पास गई तो उसने देखा कि अवंती का छोटा बेटा जतिन उसका हाथ मरोड़कर खड़ा हुआ है और उस पर चिल्ला रहा है, बुढ़िया जल्दी से बता दे कहाँ है हवेली के कागज, वरना जान ले लूंगा मैं तेरी।
रुक जाओ जतिन भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ओहो, काम वाली का प्यार तो देखो। सुनो सब, इस बुढ़िया और इस काम वाली दोनों को उठाओ और ले चलो अपने अड्डे पर। जतिन के गुंडों ने उन दोनों को उठाकर एक ट्रक में डाल दिया और कहीं दूर बीहड़ में अपने सुनसान अड्डे पर ले जाकर बांध दिया। और फिर, बड़ी मालकिन, ये सब क्या हो रहा है? ये जतिन भैया, वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने तो उस अनाथ को गोद लिया था, पर वो एहसान फरामोश शुरू से ही मेरे पैसों का भूखा था। पर अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ तू भी फंस गई यहाँ। नहीं नहीं बड़ी मालकिन, रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। शालू को पास ही में एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसकी मदद से उसने पहले तो अपने हाथ की रस्सी काटी और फिर अवंती को आजाद किया। फिर वो दोनों दबे पांव वहां से भाग निकली। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बाजार दिखाई दिया और फिर, बहुत भूख लगी है शालू। हाँ, मैं कुछ करती हूँ मालकिन। शालू अपने और अवंती के लिए खाना ढूंढने लगी। तभी वो एक हलवाई की दुकान पर गई और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। लेकिन शालू और उसके गुलाबी लहंगे को देखकर हलवाई जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या, अपनी शादी से भागकर आ रही हो? तुमसे मतलब? मुझे 4 समोसे दे दो जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, पर पहले 40 रुपए रखो यहाँ पर। हलवाई को देने के लिए शालू के पास पैसे नहीं थे। उसने मायूसी से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। तभी उसे कमर के पास लहंगे में एक जेब महसूस हुई। उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। उस सिक्के को देखकर शालू की आंखें चमक उठी। ये लो, सोने का सिक्का ले लो। वैसे तो ये हजारों रुपए का है, लेकिन तुम हमें इसके बदले बस 4 समोसे और कुछ नगद पैसे दे दो। शालू की बात सुनकर हलवाई चौंक गया। उसने सोचा कि जरूर शालू कहीं की राजकुमारी है, इसलिए उसने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उसे 4 समोसे और कुछ पैसे दे दिए। लगता है बड़ी मालकिन की माँ ने ये सिक्का लहंगे में गलती से छोड़ दिया होगा, और देखो, आज इस सिक्के ने हमारी जान बचा ली। शालू खुशी खुशी समोसे लेकर अवंती के पास गई और उसे सारी बात बताई। इसके बाद शालू ने जैसे ही हलवाई के दिए हुए पैसे वापस अपने लहंगे की जेब में रखने चाहे तो उसे अपनी जेब में एक और सिक्का महसूस हुआ। वो सिक्का भी पहले की तरह सोने का था। बड़ी मालकिन, ये लहंगा सच में जादुई है। हाँ देखिए ना, इसकी जेब से हर बार एक सोने का सिक्का निकल रहा है। अब मैं समझी कि मेरी माँ मुझसे झूठ नहीं कहती थी, लेकिन कमाल की बात है कि मुझे कभी इस जेब के बारे में पता ही नहीं चला। पर अब ना तो ये लहंगा मेरा है और ना ही ये सिक्के। पर मालकिन, नहीं शालू, ये तुम्हारा इनाम है और मैं इसे वापस नहीं लूं। जाओ, अब तुम वापस कभी मत आना। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करता रहेगा। जी मालकिन, पर मैं अकेली यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ चलना होगा और हमेशा मेरे और गुड़िया के साथ रहना होगा। अवंती शालू को ना नहीं कह सकी, क्योंकि सच तो यही था कि अब उसका कोई अपना नहीं था सिवाय शालू के। और इस तरह अपने जादुई गुलाबी लहंगे पर भरोसा करके शालू चल पड़ी एक नया भविष्य लिखने। अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया, कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं। आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू, तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना,
मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा जिस दुकान से आपने लिया था, आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी। शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे, हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी, अब मैं क्या करूं, मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए, घुड़चढ़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है। तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया, टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है, और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना। भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू,
जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास झलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है।